हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम ब्रजेश कुमार है और आपका विकीलर्न करियर कोचिंग में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं इस बोर्ड एग्जाम का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक कि पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन। पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन कैसे होता है, इनके बारे में हम लोग पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखिए क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इनको समझने का प्रयास करिए और हम यहाँ पे इसको एक्सप्लेन करेंगे और साथ ही साथ इसका हम पूरा एक्सप्लेन करके लिखाएंगे भी। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखिए और एक एक चीज़ को हम अच्छे से समझेंगे भी और यहाँ पे नोट भी कराएंगे। तो कोई दिक्कत है तो आप इसको पूछ सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे बताता है कि पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन कैसे होता है। देखिए, जो जनन की प्रक्रिया है ये दो प्रकार से होता है। जैसे पुष्पीय पौधों में दो प्रकार से जनन हो सकता है, एक होता है अलैंगिक और एक होता है लैंगिक। तो लैंगिक में जो होता है कि उसमें नर और मादा दोनों की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे पुष्प में क्या होता है, नर और मादा दोनों जनन अंग पाए जाते हैं। पुष्प में नर और मादा दोनों जनन अंग पाए जाते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे हम कि यहाँ पे जैसे पुंकेसर है, वर्तिका है, वर्तिकाग्र है, अंडाशय है, वादल है, पुष्पासन है, पुष्प प्रवृंत है, बीजांड है। इन सभी का काम क्या है और ये पाए कहाँ जाते हैं, इन सभी को हम अच्छे से समझेंगे। तो बिल्कुल मुस्कुराते हुए आपका पूरा तैयार हो जाएगा। बस क्या है कि आपको इसको ध्यान से समझना है और देखना है। देखिए, सबसे पहले हम चलते हैं इसके पुष्पासन पे। ठीक है, यह पुष्प वृंत जो होता है इस पूरे पुष्प को संभाल के रखता है, यानी टिकाए रखता है। ठीक है, किसका काम है, पुष्प पर्णवृंत। ठीक है, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं पेडिकल। क्या बोलते हैं, पेडिकल। तो अभी इसको हम केवल समझेंगे कि क्या चीज़ है, कैसे है, और उसके बाद भी इसको हम अच्छे से लिखाएंगे भी। तो ये पुष्प पर्णवृंत जो होता है इसे अंग्रेजी में पेडिकल्स बोलेंगे। और ये क्या होता है, इस पुष्प को संभाले रखता है, पूरे पुष्प को संभाले रखता है। उसके ऊपर चलते हैं पुष्पासन। पुष्पासन को अंग्रेजी में थैलमस बोलेंगे। और ये क्या होता है, इस पुष्प वृंत के ऊपर वाला भाग होता है और थोड़ा सा ये फूला होता है। ठीक है, पुष्पासन कहने का मतलब पुष्प आसन। इसका नाम कैसे चला है, पुष्प आसन। इस पूरे पुष्प को आसन दिया रहता है, मतलब इसको टिकाया रहता है और बैठाया रहता है। ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, पुष्पासन। क्योंकि इसी पे पुष्प जो है पूरा टोटल ये इस पे आसन किया बैठा है, इसी के लिए इसको क्या बोलते हैं, पुष्पासन। और यह थोड़ा सा फूला हुआ होता है। ठीक है, इसको ऊपर चलते हैं हम, ये जो वाला पार्ट है ऐसे ऐसे टाइप से है। ठीक है, ये फूला हुआ, इसे हम बोलते हैं अंडाशय बोलते हैं, इसको बोलते हैं अंडाशय। और इस पूरे वाले भाग को हम अंडाशय बोलते हैं। ऊपर जब चलेंगे इसके तो ये जो पतली सी नली बनी है इसी को हम वर्तिका बोलेंगे। वर्तिका होता है, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं स्टाइल। ठीक है, इस वर्तिका के सबसे ऊपरी भाग को हम वर्तिकाग्र बोलते हैं। ये वर्तिकाग्र जो होता है चिपचिपा पाया जाता है। ठीक है, कैसा होता है, चिपचिपा होता है। ठीक है, तो अंडाशय में देखिए क्या है, इस अंडाशय और वर्तिकाग्र इसको स्त्री जनन अंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, स्त्री जनन अंग। यहाँ पे चाहे तो आप लिख सकते हैं स्त्री जनन अंग। और इसी को ही एक दूसरा नाम बोलते हैं जायांग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जायांग। और इसी का एक दूसरा नाम है, इसी को हम बोल देते हैं स्त्री केसर भी बोलते हैं, स्त्री केसर। ये तीनों किसका नाम है, ये तीनों मादा जनन अंग है। मादा जनन अंग मतलब स्त्री जनन अंग, यानी जहाँ से हम बोलते हैं ना मादा जनन अंग, तो मादा जनन अंग है ये। अच्छा, मादा जनन अंग में तीन पार्ट आते हैं, एक वर्तिकाग्र होता है, वर्तिका होता है और अंडाशय होता है। इनको समझते हैं हम। ठीक है, अंडाशय में क्या होता है, यहाँ पे बीजांड पाए जाते हैं। ठीक है, क्या पाए जाते हैं, बीजांड पाए जाते हैं। और ये वाला पार्ट क्या होता है, बीजांड होता है। और इसी को ही, इसी में देखिए भ्रूण बनता है। ठीक है, इसी में भ्रूण बनता है और बीज यहीं पे बनता है। तो इनको हम देखते हैं। तो इसके जो हमारे स्त्री जनन अंग है इसके तीन भाग हैं। एक होता है आपका अंडाशय हो जाता है, अंडाशय। और दूसरा हो जाता है आपका वर्तिका। और तीसरा हो जाता है आपका वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र। तो भाई देखिए, अब हम चलते हैं वर्तिका पे। वर्तिका क्या होता है, एक पतली नली होती है। क्या होती है, एक पतली नली होती है। और उसके बाद भी चलते हैं वर्तिकाग्र पर। वर्तिका क्या होता है, वर्तिकाग्र एक चिपचिपा भाग होता है। सबसे ऊपर वाला भाग क्या होता है, वर्तिकाग्र। ठीक है, और इसको भी ऐसे समझेंगे, पर इससे नाम केवल बता दे रहे हैं। अभी इसका काम क्या है, ये चिपचिपा क्यों होता है और इसकी इस नली का क्या प्रयोग है, इन सभी को भी समझेंगे। अब चलते हैं पुंकेसर पे। तो पुंकेसर को, पुंकेसर और
और क्या नाम है, पुंकेसर हो गया आपका। पुंकेसर में भी 3 पार्ट पाए जाते हैं। देखिए ये ऊपर वाला भाग होता है पुंकेसर, इसको एंथर बोलते हैं। और ये जो पतली सी डंडी लगी है जो कि ये एंथर इस पर टिका है, इसको बोलते हैं पुंतंतु। यहाँ पे देखिए पुंतंतु, कहीं कहीं पे तंतु केवल लिखा रहता है, इसको अंग्रेजी में बोल देते हैं फिलामेंट। ठीक है। और बाकी यहाँ पे जो दल पुंज है और बाह्य दल है, इनका काम दूसरा होता है, इनको भी समझेंगे हम। पुंकेसर जो होता है इसमें आपके पाए जाते हैं, इसको बोलते हैं पुरुष जननांग। क्या बोलते हैं, पुरुष जननांग, या फिर पुमंग भी बोल देते हैं, पुमंग, पुमंग बोल देते हैं। या फिर इसी को हम पुंकेसर भी बोलते हैं, पुंकेसर। और इसका एक नाम और है नर जनन अंग, नर जनन अंग भी बोलते हैं। इसमें देखिए क्या क्या चीज़ होते हैं। इस पुमंग में पुमंग का ये चाहे पुंकेसर का ये है नर जनन अंग का ये। पुंकेसर में आपका बनता है प्रागकोश, और उसी में पाए जाते हैं प्रागकण। प्रागकण भी बनते हैं इसी में, और इसी को हम प्रागकोश भी कहते हैं। प्रागकोश क्या होता है, यहाँ पे देखिए जो ऐसे ढका हुआ दो पार्ट लिखा है ना, इसी को बोलते हैं प्रागकोश। कोश मतलब रखने का जगह, ठीक है। और इसी के अंदर क्या पाते हैं, प्रागकण पाए जाते हैं। ठीक है। तो ये हो गया आपका पुरुष जनन अंग। पुरुष जनन अंग में 3 चीज़ पाए जाते हैं, ये पुंकेसर हो गया, और पुंकेसर पुष्प कोश पाए जाएंगे, और प्रागकण पाए जाते हैं इसमें। ठीक है। तो देखिए तो देखिए स्टूडेंट्स, इसको क्या करना है, इनको सबसे पहले इसका प्रोसेस क्या होता है, क्या क्या चीज़ें होती है, वर्तिका क्या है, वर्तिकाग्र क्या है, अंडाशय क्या है, और ये सब चीज़ों के बारे में पहले हम समझ लेते हैं। उसके बाद इसको पूरा डिटेल समझाएंगे भी, कैसे इसका जनन होता है, इसके बारे में एक शॉर्ट में देख लेते हैं। पूरा डिटेल ही बताएंगे, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, हेडिंग टू हेडिंग बताएंगे। पुंकेसर, दलपुंज, पुंतंतु, इस सबको एकदम डिटेल बताएंगे। ठीक है। अभी क्या समझिए, ये पुष्प जो वृंत होता है, ये क्या करता है, पूरे पुष्प को यहाँ पे टिकाए रहता है। ठीक है। इसके ऊपर चलेंगे, पुष्पासन जो है, पुष्पासन का भाग थोड़ा सा फूला हुआ होता है, और यह पुष्प को आसन करता है, यानी उसको जगह देता है बैठने के लिए, पूरे इसको टिकाए रहता है। किस पे, पुष्पासन पे पूरा पुष्प टिका रहता है, बैठा रहता है। ठीक है। उसके ऊपर चलते हैं हम लोग, देखते हैं बीजांड पाया जाता है। और ये बीजांड कहाँ पाया जाता है, अंडाशय में पाया जाता है। कहाँ पे, अंडाशय में पाया जाता है। जो फूला हुआ भाग है पूरा, इसी क्या बोलते हैं हम, अंडाशय बोलते हैं, और अंग्रेजी में ओवरी कहते हैं। इसके ऊपर चलेंगे, जो पतली सी नली है, इसे हम वर्तिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्तिका। और ऊपर चलेंगे तो यहाँ पे एकदम लास्ट में जो लिखा है वर्तिकाग्र, इसको स्टिग्मा बोलते हैं अंग्रेजी में, और थोड़ा सा चिपचिपा होता है। ठीक है। क्यों होता है, इनके बारे में अभी हम समझेंगे। ठीक है। तो यहाँ से लेके वर्तिकाग्र और वर्तिका, और यहाँ पे जो अंडाशय है, इस तीनों को हम क्या बोल देते हैं अंग्रेजी में, अंग्रेजी में करें, इस तीनों को हम बोल देते हैं स्त्री जनन अंग। क्या बोलते हैं, स्त्री जनन अंग, या फिर इसी को हम कर देते हैं जायांग भी बोलते हैं। ठीक है। क्या कहते हैं, जायांग भी बोलते हैं, जायांग भी कह देते हैं, या फिर इसी को स्त्री जनन अंग कहते हैं, स्त्री जनन अंग बोलते हैं। ठीक है। इस पुष्पों में वर्तिका, वर्तिकाग्र और अंडाशय, यह स्त्री जनन अंग है, क्योंकि एक पुष्प में पुरुष जनन अंग भी होते हैं और स्त्री जनन अंग, दोनों चीज़ पाए जाते हैं। फिर चलते हैं, ये तो हो गया पूरा स्त्री जनन अंग, यानी यहाँ से लेके पूरा, यहाँ से लेके यहाँ तक का भाग जो होता है, इसे हम बोल देते हैं स्त्री जनन अंग। इसमें पुरुष जनन अंग कहाँ पे है, तो पुरुष जनन अंग वाला ये जो डंठी निकली है यहाँ से पतली हुई, इसी को बोलते हैं हम स्टिग्मा, सॉरी पुंतंतु बोल देते हैं। पुंतंतु को अंग्रेजी में कह देते हैं फिलामेंट। ये जो डंठी निकली है ऐसे करके, इसे बोल देते हैं पुंतंतु, और अंग्रेजी में कह देते हैं फिलामेंट। इसके ऊपर वाला जो भाग है वाला, इसको बोलते हैं पुंकेसर। देखिए यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, पुंकेसर होता है। और पुंकेसर, इसमें 3 चीज़ होते हैं। इस पुंकेसर में ही नर जनन अंग पाए जाते हैं। ठीक है। इसको लिख देते हैं, ये आपका क्या है, ये है आपका पुरुष जनन, सॉरी स्त्री जनन अंग। और ये जो आपका पुंकेसर है, इसी को बोल देते हैं पुरुष जनन अंग, या फिर नर जनन अंग, नर जनन अंग। तो ये हो गया नर जनन अंग। तो इसमें देखिए जो स्त्री जनन अंग है, इसमें कौन कौन सी चीज़ आ जाते हैं, आपके यहाँ पे आ जाते हैं वर्तिका आ जाती है, वर्तिका, वर्तिकाग्र, और एक चीज़ आता है अंडाशय। ये हो जाता है स्त्री जनन अंग के पार्ट। नर जनन अंग के पार्ट जो होते हैं, ये देखिए,
ये हो जाते हैं आपके परागकण। क्या होते हैं? परागकण, सॉरी, हाँ परागकण, परागकण। और दूसरा हो जाता है परागकोश, पराग, ये हो जाता है परागकोश। और ये तीसरा वाला है योजी होता है, योज। तो देखिए परागकण कहाँ पाए जाते हैं? इसके अंदर, पुंकेसर के अंदर क्या पाए जाते हैं? परागकण पाए जाते हैं। और यहाँ पे जो लिखा है परागकोश, ये परागकोश क्या होते हैं? इसी के अंदर क्या पाए जाते हैं? परागकण पाए जाते हैं, क्योंकि इसको क्या करता है? ऐसे ढका रहता है। तो ढका रहता है ऐसे, इसी के अंदर क्या पाए जाते हैं? परागकण पाए जाते हैं। और जो योजी होता है, योज, ये क्या कहता है? पुंतंतु, जो लिखा है यहाँ पे पुंतंतु, इस ठीक से हो, ये जो योज है, योज का काम यही होता है, योज मतलब जोड़ना, ठीक है। तो आपके यहाँ पे जो परागकोश है उसको जोड़ने का काम करता है कौन? योज। यानी किससे जोड़ता है? पुंतंतु से जोड़ने का कार्य करता है कौन? योज। तो तीनों कौन होते हैं? ये तीनों मिलकर पुरुष जनन अंग बनाते हैं, या फिर नर जनन अंग कह सकते हैं, ठीक है। और इसी में क्या पाया जाता है? परागकण। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्या है? परागकण। अब देखिए यहाँ पे बचते हैं आपके, यहाँ पे दलपुंज बनता है, बचता है, और यहाँ पे बीजांड हो जाता है, और उसके बाद आता है यहाँ पे बाह्यदल, ठीक है। तो इन सब का काम क्या है? देखिए बाह्यदल क्या करता है? ये जब पुष्प कली के रूप में रहता है, जब पुष्प कली के रूप में रहता है तो उसकी सुरक्षा करता है, ऐसे करके बना रहता है, और इसी के अंदर पुष्प आपका पूरा सुरक्षित रहता है। तो ये जब पुष्प हमारा कली के रूप में रहता है तब उसका काम आता है किसका? बाह्यदल पुंज का। फिर इसके ऊपर चलते हैं, यहाँ पे जो लिखा है दलपुंज, दलपुंज को बोलते हैं पिटल्स, ठीक है, अंग्रेजी में बोलते हैं पिटल। ये पिटल होता है रंगीन। तो यह आपका 4 से 8 पंखुड़ी की हो सकती है, ठीक है, इसे पंखुड़ियाँ भी बोल देते हैं। तो दलपुंज को पंखुड़ियाँ भी कहते हैं, और 4 से 8 पत्तियों वाली पंखुड़ियाँ हो सकती है। और यह रंगीन होती है। रंगीन होने के कारण यह क्या करता है? पुष्पों को, सॉरी, कीट पतंगों को आकर्षित करता है, और मनुष्य को भी आकर्षित करता है। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि चलो तूड़े भरने से इसे तोड़ दिए और चलो चलते हैं देवी जी को गिफ्ट कर दें, ठीक है, लीजिए देवी जी आप खुश हो जाइए, ठीक है। तो यहाँ पे इसको देखिए, ये जो रंगीन होते हैं इसी से लोग आकर्षित हो जाते हैं। सबसे ज़्यादा तो यहाँ पे आपका आ जाता है वैलेंटाइन डे के दिन पे, ठीक है, तूड़े भरने से लो देवी जी, अगर पसंद आया तो ठीक है, नहीं तो मार दी लात, ठीक है, दिल टूट गया, ठीक है, इस प्रकार से हो जाता है। तो इस प्रकार से क्या हो गया? ये रंगीन होने के कारण क्या करता है? पुष्पों को, कीट पतंगों को और मनुष्यों को, हर किसी को आकर्षित करता है। अब इस आकर्षित करने के पीछे क्या काम है? कीट पतंगों को आकर्षित करने के पीछे क्या काम है? ये कीट पतंगों को आकर्षित करते हैं, तभी ये आके इस पे बैठते हैं, और बैठते हैं इसीलिए इसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान है, ठीक है। इस पे बैठे हैं इसीलिए इसको बनाया जाता है कि ताकि कैसे हो जाए? ये हो जाए रंगीन हो जाए, और लोग आके इस पे बैठे। लोग में कौन? कीड़े पकोड़े, ठीक है, पकोड़े मतलब नहीं मकोड़े, कीड़े मकोड़े। अब देखिए आता है, ये तो खत्म हो गया। अब देखते हैं बादल भी हो गया और दलपुंज हो गया, ठीक है। अब हम चलते हैं इस पे, इसमें आते हैं परागकण पाए जाते हैं। जो परागकण पाए जाते हैं आपके पुंकेसर में, ये होता है नरजनन अंग। नरजनन अंग होता है, और ये आपकी पंखुड़ी कैसी होती है? ये होती है आपकी रंगीन होती है। रंगीन होने के कारण इस पे कीट पतंगे आते हैं, मधुमक्खी आती है, भंवरे आते हैं, इस पे मंडराते हैं। तो ये परागकण होते हैं इसके पैर में, किसके पैर में? परागकण जो होते हैं ये कीट पतंगे, भंवरे आदि के पैर में चिपक जाते हैं। और जब चिपक जाते हैं तो क्या करते हैं? यहाँ से पकड़ के कह रहे हैं, यहाँ पे मंडरा है, इधर उधर मंडरा रहे हैं। जब आप इस पे बैठ जाती हैं, जब मधुमक्खियाँ, कीट पतंगे आकर इसके वर्तिकाग्र पर पहुँचते बैठ जाते हैं, तो वर्तिकाग्र होता है चिपचिपा, और यहाँ पे जब बैठते हैं तो इस पे परागकण चिपक जाते हैं। और चिपक जाते हैं तो क्या होते हैं? इसी के माध्यम से, जो नली है वर्तिकाग्र वाली, इसी के माध्यम से इसके अंदर आ जाते हैं, वर्तिकाग्र के अंदर आ जाते हैं। और वर्तिकाग्र के अंदर जब आते हैं तो इस वर्तिका के होते हुए, इसी नली से होते हुए कहाँ पे चले आते हैं? इसके अंडाशय में आ जाते हैं। और अंडाशय में पहुँचने के बाद में ये क्या करते हैं? यहाँ पे निषेचन कर लेते हैं। उसके बाद में उसमें भ्रूण का निर्माण होता है, ठीक है। निषेचन के बाद में भ्रूण बनता है, और उसके बाद युग्मनज बनता है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे जो बीजांड है, वही बीजांड बीज का रूप बनता है, और कुछ समय बाद वह जब बीज बन जाता है तो ये पूरा जो अंडाशय है फल का निर्माण कर लेता है, ठीक है। तो जब इसमें परागकण आते हैं
तो उसके बाद यहाँ पे बीजांड जो है वह बीज का रूप आकर्षित कर लेता है, बीज का रूप बना लेता है और धीरे धीरे करके एक जो अंडाशय है पूरा फल का निर्माण कर देता है। ठीक है, और जो बीज है ये जब आदमी खा लेता है या मनुष्य खा लेता है तो जो बीज बचता है, ठीक है, उस बीज से एक नन्हे पौधे का जन्म हो जाता है, क्योंकि जब बीज को उसके आवश्यकता अनुसार नमी मिलेगा तो वह धीरे धीरे करके नए पौधा के रूप में बन जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से इसका निषेचन होता है। फिलहाल तो आप इसको समझ गए होंगे। हम इसका पूरा एक एक डिटेल लिखते हैं, बीजांड क्या है, पुंतंत्र क्या होता है, दलपंज क्या होता है, इस सब चीज़ को हम यहाँ पे लिखते हैं और फिर से समझाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो इसको आप समझ सकते हैं और इनको हम देखते हैं इसकी परिभाषा। देखिए स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर हम देखते हैं इनको पूरा डिटेल, एक एक चीज़ का, एक एक हेडिंग का जो एक एक चीज़ लिखा है, इन सभी के बारे में समझते हैं क्या है, कैसे है, क्यों है। देखिए, सबसे पहला है पुष्प पर्णवृंत। तो हम बताएं पुष्प पर्णवृंत को अंग्रेजी में पेडिकल बोलेंगे। और लिखा है यह पुष्प का डंठल, ये इस पुष्प का क्या है, डंठल है, वह तने या शाखा से जुड़ा होता है। क्या कहलाता है, पुष्प पर्णवृंत कहलाता है। ये कहता है कि पुष्प पे जुड़ा हुआ भाग जो होता है जिसे डंठल हम कहते हैं, उसी को ही हम क्या कहते हैं, पुष्प पर्णवृंत बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो वही हमारा डंठल होता है उसी को हम पुष्प पर्णवृंत बोल देते हैं। फिर दूसरा इसमें पॉइंट कहता है कि जिन पुष्पों में वृंत होते हैं, अच्छा, जिन पुष्पों में वृंत होते हैं उन्हें सवृंत बोलते हैं और जिनमें नहीं होते उन्हें अवृंत बोलते हैं। कोई दिक्कत, जिनमें डंठल पाया जाएगा इसमें हम बोल देंगे सवृंत और जिनमें नहीं पाया जाएगा उसे बोल देंगे अवृंत। ठीक है, तो वैसे ज़्यादा से ज़्यादा पुष्पों में चीज़ पुष्प वृंत पाए जाते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं पुष्पासन। पुष्पासन भैया ये जो फूला हुआ भाग है ये पुष्पासन है। देखिए क्या लिखा गया है, पुष्प वृंत के ऊपर का भाग थोड़ा चौड़ा और फूला हुआ होता है जिसे हम पुष्पासन कहते हैं। देखिए, इस पुष्प वृंत के ऊपर वाला भाग थोड़ा फूला है और थोड़ा चौड़ा है, इसी को हम क्या बोल देते हैं, पुष्पासन बोल देते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके बाद बाह्य दलपुंज, इसको बोल देते हैं सिपल्स। क्या बोलेंगे, सिपल्स बोलेंगे। और यह कहता है पुष्प का सबसे बाहरी चक्र है, पुष्प का सबसे बाहरी चक्र बाह्य दलपुंज कहलाता है और यह प्रायः हरे रंग का होता है। देखिए बाह्य दलपुंज कौन है, ई वाला जो पार्ट है इसे बोलेंगे हम बाह्य दलपुंज। ठीक है, और ये क्या कहता है, हरे रंग का होता है, सबसे बाहरी, ये जो पुष्प है पूरा, इस पुष्प के सबसे बाहरी वाला भाग कौन है, ये होता है बादल पुंज। ये हरे रंग का होता है और एक भाग को पाए बादल कहते हैं। और देखिए जब ये कली के रूप में रहता है तब इस पूरे पुष्प को अंदर से उसको सुरक्षित रखता है। ठीक है, ऐसे बाहर से इसको कवर किए रहता है। कौन, ये जो हमारा बादल है हरे रंग का होता है, ये पुष्प को ऐसे ढके रहता है, तो इस पुष्प के अंदर के भाग को सुरक्षित रखता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। अब इसके आगे चलते हैं हम। ठीक है, तब तक इनको कॉपी करिए। देखिए स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर हम देखते हैं कि दलपुंज क्या है और पुमंग क्या है। दलपुंज देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे है दलपुंज, ये वाला पार्ट जो होते हैं, ये जो पंखुड़ियाँ हैं उसी को ही दलपुंज कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, दलपुंज। और अंग्रेजी में इसी कह देते हैं हम पेटल। क्या कहते हैं, पेटल कहते हैं। देखिए बाह्य दलपुंज कौन था, ये जो हरी पत्ती जैसी होती थी नहीं, इसी को हम कहते थे बाह्य दलपुंज। तो बाह्य दलपुंज के अंदर स्थित, यानी इसके अंदर ये चीज़ पाए जाते हैं दलपुंज। तो बाह्य दलपुंज के अंदर स्थित पुष्प का यह दूसरा चक्र होता है। ठीक है, कौन सा चक्र, दूसरा। और यहाँ पे बाह्य दलपुंज के अंदर वाला पार्ट होता है, इसे कहते हैं दलपुंज। कहता है यह प्रायः 4 से 6 अथवा अनेक दलों का बना होता है। कितना, 4 से 6 पंखुड़ी वाली हो सकती है या फिर अनेक पंखुड़ी वाली हो सकती है। फिर कहता है जो प्रायः रंगीन या सफ़ेद हो सकता है। देखिए रंग बिरंगे होते हैं, फूल कैसे होते हैं, रंग बिरंगे। और रंग बिरंगे होने के कारण इसको देखिए क्या करते हैं, जो मनुष्य होते हैं, कीट पतंगे होते हैं, ये आकर्षित हो जाते हैं इस पर। देखते हैं अच्छा आज गुलाब बहुत अच्छा मतलब खिला है, चलो प्लानिंग करते हैं कि आज चलो देते हैं अपनी पत्नी को। देखते हैं पत्नी को देंगे तभी ये खुश हो जाएगी पत्नी, लेकर चलेंगे कहीं कहीं भी देखिए अच्छा फूल देख लिए और रंग बिरंगा दिख रहा है तो उनकी प्लानिंग में ही आएगा कि चलो इनको आते के तोड़ लेते हैं। तो जो तोड़ लेता है उससे प्रेम नहीं करता, क्योंकि अगर वह तोड़ता तो उसको, अगर वह उससे प्रेम करता तो उसे तोड़ता ही नहीं। ठीक है, ये बात होती है। तो इस बात को समझिए कि जो लोग पुष्प को, कोई भी फूल रहे, तोड़ लेते हैं, कहते हैं बहुत प्यारा लग रहा है इसको हम तोड़ लेते हैं। तो अगर जिनको वो चीज़ प्यारा लगता है, कोई भी चीज़ हो, तो जो अगर उसको प्यारा लगता है तो उसको कभी वो तोड़ेगा नहीं।
क्योंकि अगर उसको प्यार करता है तो उसको तोड़ेगा नहीं, बल्कि उसको और पानी देगा ताकि और फले फूले। ठीक है, तो कुछ लोग होते हैं कि जो चीज़ अच्छा लगता है उसको तोड़ लेते हैं, तो ये चीज़ गलत है। गलत नहीं, पूरा गलत है। ठीक है, समझिए। तो ये क्या होता है, रंग बिरंगा होता है, और रंग बिरंगा होने के कारण लोग इससे आकर्षित हो जाते हैं। लोग में कौन आते हैं, हम सब लोग भी आते हैं, इंसान आते हैं, कीट पतंगे भी आते हैं। तो इंसान क्या है, इंसान स्वार्थी है, और स्वार्थी होने की वजह से इसको तोड़ लेते हैं। ठीक है, और कीट पतंगे क्या करते हैं, इस पे आकर्षित होते हैं, जिससे क्या होता है, ये परागण में सहायक का काम करते हैं। तो जब इस पे बैठेंगे और आके इसके जब पुंकेसर पर बैठेंगे तो परागकण इनके पैर में चिपक जाता है और लेकर जाते हैं इस पे वर्तिकाग्र पर छोड़ देते हैं, जिससे क्या होता है, इसके अंदर चला जाता है और यहाँ पे इस प्रकार से प्रोसेस चलता है। तो क्या करते हैं, कीट पतंगे इस पे आएंगे तभी जब ये रंग बिरंगा अच्छा दिखेगा तभी। ठीक है, तो इसलिए क्या काम है इसका, ये रंग बिरंगा होता है इसलिए है ताकि ये क्या करे, इसका मुख्य कार्य परागकण यानी परागण के लिए कीट पतंगों को आकर्षित करना होता है। ठीक है, रंग बिरंगा होता है इसलिए कि ताकि इसे क्या करें, कीट पतंगे आकर्षित हों और इस पे बैठें, इस पे बैठने के बाद इस पे आएँ और क्या हो जाए, इसका परागण हो जाए। ठीक है, इसी का काम होता है। फिर उसके नीचे देखते हैं जो पुमंग है, पुमंग को बोलते हैं एंड्रोसियम। क्या बोलते हैं, एंड्रोसियम बोलते हैं। और ये पुष्प का तीसरा चक्र होता है। कौन सा चक्र, तीसरा चक्र होता है, और पुंकेसरों का बना होता है। किसका बना होता है, पुंकेसर बताए थे। पुंकेसर ही क्या बोलते हैं, इसको नर जनन अंग बोलते हैं, और पूरा मिला के हम पुमंग भी बोल सकते हैं इसको, क्योंकि क्या होता है, पुष्प का यह नर जनन अंग होता है। कौन, पुंकेसर। तो ये वाला पार्ट जो है पुंकेसर होते हैं, और इसी में परागकोश पाए जाते हैं, और इसी में क्या पाए जाते हैं, परागकण भी पाए जाते हैं। तो इसी को बोल दिया जाता है पुमंग। ठीक है, पुमंग का होते हैं नर जनन अंग होते हैं, और ये वाला जो पार्ट होता है यहाँ से आता है, ये स्त्री जनन अंग है। ठीक है, अब देखिए, यह पुष्प के नर जनन अंग हैं। प्रत्येक पुष्प के 3 भाग होते हैं, सॉरी, हाँ, प्रत्येक पुष्प के 3 भाग होते हैं, लेकिन प्रत्येक पुमंग के 3 भाग होते हैं, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, प्रत्येक पुमंग के 3 भाग होते हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं पुमंग, प्रत्येक पुमंग के 3 भाग होते हैं। पहला क्या हो जाता है, पुंतंतु। क्या होता है, पहला हो जाता है पुंतंतु, और ये इसका काम क्या होता है, पुंतंतु जो होता है एक डंठल जैसी संरचना होती है। जैसे यहाँ पे वृंत हम बताए थे, पुष्प का वृंत, यहाँ पे एक डंठल का काम करता था। ऐसे ही यहाँ पे जो ये वृंत बना है, पतली सी डंठी, उसी को हम बोल देते हैं पुंतंतु, और पुंतंतु को ही अंग्रेजी में कह देते हैं फिलामेंट। कोई दिक्कत, यही जो डंठी है पतली वाली पुंकेसर को जोड़ता है जो, उसी को क्या बोलते हैं, पुंतंतु बोलते हैं, अंग्रेजी में फिलामेंट। ठीक है, इसको कॉपी करिए, इसके आगे देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अब आती है बात परागकोश क्या है। तो परागकोश हम बताए हैं कि आपके यहाँ पे पुंकेसर के अंदर होता है। ठीक है, पुंकेसर के अंदर क्या होता है, परागकोश होता है। देखिए लिखा है परागकोश जो पुंतंत्र के ऊपर एक फूली हुई संरचना होती है, तथा परागकोश में परागकण या लघु बीजाणुधर निर्मित होते हैं। देखिए क्या होता है, ये जो पुंतंत्र है, पुंतंत्र के ऊपर क्या होता है, फूली सी संरचना होती है, फूली सी संरचना होती है, और तथा परागकोश में परागकण या लघु बीजाणु निर्मित होते हैं। तो जो पुंकेसर है, ठीक है, उसी के अंदर क्या होते हैं, परागकण पाए जाते हैं। या फिर ऐसे कह सकते हैं कि जो ये डंठी होती है, इस डंठी यानी पुंतंत्र के ऊपर एक फूली हुई संरचना होती है, जिसे परागकोश कहते हैं, और परागकोश में ही लघु बीजाणु या फिर कह सकते हैं परागकण निर्मित होते हैं। ठीक है, इसी में क्या बनते हैं, परागकण बनते हैं। ठीक, अब देखते हैं इसके अंदर योजी आती है। योजी, योजी को कह देते हैं कनेक्टिव। कनेक्टिव का काम क्या है, कनेक्टिव का काम है कि परागकोश को पुंतंत्र से जोड़ता है। ये जो क्या है, ये जो पुंतंत्र है, इसी को कौन जोड़ता है, परागकोश से जोड़ता है। यही पुंतंत्र जो है परागकोश से जोड़ता है, तो उसी को क्या बोल देते हैं, योजी बोल देते हैं। देखिए लिखा है, जो परागकोश को पुंतंत्र से जोड़े रहती है, उसी को क्या बोल देते हैं, योजी कहती है। इस पुंतंत्र से या परागकोश को जो जोड़ती है, उसी को हम क्या कहते हैं, योजी। योजी मतलब जोड़ने का काम, यानी कनेक्टिव। ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं हम, ये था क्या, पुरुष जनन अंग था, यानी कह सकते थे पुमंग। अब चलते हैं जायांग, जो कि स्त्री जनन अंग के पार्ट हैं। और जायांग में देखिए वर्तिका आती है, सॉरी वर्तिकाग्र आती है, वर्तिका आती है, और क्या आता है, अंडाशय आता है, और इसी के अंतर्गत क्या आ जाते हैं, बीजांड आ जाते हैं। तो इसके बाद चलते हैं हम किस पे, मादा जनन अंग या फिर कह सकते हैं जायांग। ठीक है, उसको पढ़ते हैं, तो इसको आप कॉपी करिए।
देखिए स्टूडेंट्स, अब बात आती है कि जो स्त्री जनन अंग है जिसे हम लोग बोलते हैं जायांग, ठीक है। तो जायांग देखते हैं जो कि स्त्री जनन अंग या फिर कह सकते हैं मादा जनन अंग होता है। तो यहाँ पे देखिए पुष्पों में जायांग पाया जाता है और इसको बोलते हैं गायनोसियम बोलते हैं इसको। तो पुष्प के केंद्र में, पुष्प का केंद्र कहाँ पे, यहाँ पे, ये सेंटर वाला भाग क्या है, पुष्प का केंद्र है, ठीक है। तो लिखा है पुष्प के केंद्र में स्थित ये पुष्प का चौथा चक्र होता है। कौन सा चक्र, चौथा चक्र होता है। और ये पुष्प के मादा जनन अंग है। क्या है, पुष्प के मादा जननांग है। तो भाई देखिए ये पुष्प के ठीक सेंटर में पाया जाता है और इसी को क्या बोल देते हैं, मादा जनन अंग कहते हैं। और इसी को हम क्या बोलते हैं, जायांग बोलते हैं। और बताया गया है जायांग में 3 चीज़ होते हैं। जायांग में 3 चीज़ होते हैं जो कि मादा जनन अंग के अंतर्गत आते हैं। एक वर्तिकाग्र हो जाता है, दूसरा वर्तिका होता है जिसके जो कि पतली नली है, और तीसरा क्या हो जाता है, अंडाशय हो जाता है, ठीक है। इसको हम क्या बोल देते हैं, जायांग बोल देते हैं, ठीक है। तो लिखा है प्रत्येक अंडक के 3 भाग होते हैं। देखिए यहाँ पे एक चीज़ और लिखा है कि प्रत्येक जायांग एक या अनेक अंडकों यानी स्त्री केसरों का बना होता है। जो जायांग है वह कितना, एक या एक से अधिक, क्या लिखा है, एक या अनेक अंडकों से मिलकर बनता है। और प्रत्येक अंडक के 3 भाग होते हैं। प्रत्येक अंडक के कितने भाग, 3 भाग होते हैं। उसमें से पहला जो होता है अंडाशय, सबसे मेन पार्ट क्या है, अंडाशय है। और अंडाशय को अंग्रेजी में बोल देते हैं ओवरी, ठीक है। अंडाशय को क्या बोलते हैं, ओवरी। तो ये कहाँ पे पाया जाता है ओवरी, देखिए यहाँ पे क्या है, पुष्पासन है और पुष्पासन के ठीक ऊपर वाला जो भाग होता है चौड़ा होता है, यहाँ पे पाया जाता है। लिखा है पुष्पासन से लगा चौड़ा वह फूला हुआ भाग अंडाशय कहलाता है। देखिए ये जो पुष्पासन है इसी के जस्ट ऊपर लगा है, क्या है, ये फूला हुआ भाग दिया है, थोड़ा सा फूला हुआ है और चौड़ा भाग है, इसी को क्या कहते हैं, हम बोल देते हैं अंडाशय। और इसी में अनेक छोटी छोटी संरचनाएं पाई जाती हैं जिन्हें बीजांड कहते हैं। बीजांड को क्या बोलते हैं, ओवेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, ओवेल्स। तो यहाँ पे देखिए ढेर सारी छोटी छोटी संरचनाएं हैं और इसी को क्या बोलते हैं, अंडाशय बोलेंगे, सॉरी बीजांड बोलेंगे। ये जो छोटी छोटी संरचनाएं बनी हैं इसी को बीजांड कह देते हैं। और कहता है कि प्रत्येक बीजांड अंडाशय की भीतरी दीवारों से एक छोटे से डंठल द्वारा लगा होता है जिसे बीजांड वृंत कहते हैं। देखिए छोटी सी ये जो आपका देखिए यहाँ पे बना है अंडाशय बना है, इसकी दीवार से छोटे छोटे बीजांड लगे हैं और इन्हीं को क्या कहते हैं, बीजांड वृंत कहते हैं। ये अंडाशय की जो दीवार से छोटे छोटे बीजांड लगे हैं इन्हीं के वृंत को क्या बोलते हैं, बीजांड वृंत बोल देते हैं, जिससे वो लगे हैं, ठीक है। तो पुष्पासन से लगा, देखिए पुष्पासन से उससे लगा हुआ एक फूला हुआ चौड़ा भाग होता है जिसे अंडाशय कहलाता है। और इसमें अनेक छोटी छोटी संरचनाएं पाई जाती हैं जिससे क्या बोल देते हैं, बीजांड बोल देते हैं। और बीजांड कहाँ पे लगे होते हैं, इस अंडाशय से छोटी छोटी संरचनाओं के रूप में जुड़ी होती हैं। तो उसी को क्या बोल देते हैं, बीजांड वृंत बोल देते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है ना पुष्पर्ण वृंत, तो वृंत मतलब होता है डंठल, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ भी डंठल लगा है, इसको क्या बोल देते हैं, बीजांड वृंत बोल सकते हैं, ठीक है। अब इसके आगे देखते हैं, बीजांड वृंत के बाद देखते हैं वर्तिका क्या होता है, ठीक। कॉपी करिए। देखिए स्टूडेंट्स, अब बात आती है वर्तिकाग्र की, ठीक है। तो वर्तिका के बाद आएगी वर्तिकाग्र, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं वर्तिका, जो ये पतली वाली नली हुए, ठीक है, यही वाला पार्ट क्या कहलाता है, वर्तिका, ठीक है। तो लिखा है अंडाशय के ऊपर वाला लंबा व पतला भाग होता है। देखिए अंडाशय यहाँ पे चौड़ा हुआ फूला भाग था और इसी का जो पतला हुआ डंठी है यहाँ पर, पतला वाली जो नली है इसी को बोलेंगे हम वर्तिका, ठीक है। तो कहता है अंडाशय के ऊपर वाला भाग पतला व लंबा होता है, उसी को हम बोलते हैं वर्तिका, ठीक है। वर्तिका को अंग्रेजी में स्टाइल कहते हैं। दूसरा बात आता है वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र को स्टिग्मा बोलते हैं। और एक आता है वर्तिका का सबसे ऊपर वाला भाग, क्या कहलाता है, देखिए वर्तिका का सबसे ऊपर वाला भाग यानी ये वाला पार्ट, सबसे ऊपर वाला भाग स्वतंत्र व चिपचिपा होता है। कैसा होता है, स्वतंत्र व चिपचिपा, पहले ही बता चुके हैं कैसा होता है, चिपचिपा होता है। यह चिपचिपा भाग वर्तिकाग्र कहलाता है। वही जो चिपचिपा भाग जो है ऊपर वाला भाग सबसे वाला, उसी को बोलेंगे हम वर्तिकाग्र, ठीक है। तो वर्तिकाग्र का कार्य क्या है, ये परागण के समय परागकणों को ग्रहण करता है। जब परागण होता है उस समय पे क्या करता है, परागकणों को ग्रहण करता है। परागण का होता है इसके बारे में आगे पढ़ेंगे, ठीक है, इसका पूरा डिटेल हम दिखाएंगे। वैसे परागण जो होता है, यहाँ पे जो परागकण पाए जाते हैं, इस परागकण को यहाँ तक पहुँचने के प्रोसेस जो होता है वही क्या कहलाता है, परागण कहलाता है, ठीक है। यानी परागकण को वर्तिकाग्र पर पहुँचना क्या कहलाएगा, परागकण कहलाएगा, ठीक है, सॉरी परागण कहलाएगा। तो इनको हम परिभाषा आगे पढ़ेंगे। तो इसका काम क्या क्या है,
वर्तिकाग्र का काम है परागण कराने का काम है, ठीक है। और उसको क्या करना है, ग्रहण करना है, परागकण को ग्रहण करना है। फिर लिखा है परागकण वर्तिका में से होकर बीजांड तक पहुंचती है। बहुत अच्छे। परागकण का काम क्या है, वर्तिका है, जो वर्तिका है नली नहीं, इसी वर्तिका नली से होते हुए बीजांड तक पहुंचाने का काम है, ठीक है। किसका, वर्तिका का, ठीक है। वर्तिकाग्र से होते हुए परागकण बीजांड तक पहुंचेगी, ठीक है। अब यहाँ पे कहता है ऐसे पुष्प जिनमें पुमंग, पुमंग मतलब नर जनन अंग, ऐसे पुष्प जिनमें नर जनन अंग होते हैं और उसमें या तो नर जनन अंग रहेंगे और साथ साथ अगर जायांग है मतलब स्त्री जनन अंग, अगर दोनों पाए जाते हैं तो उसे हम द्विलिंगी बोलते हैं, ठीक है। द्विलिंगी को मतलब बाइलिंगुअल या फिर कह सकते हैं सॉरी बाइसेक्सुअल फ्लावर, ठीक है। कहता है ऐसे पुष्प जिनमें पुमंग और जायांग दोनों पाए जाते हैं। पुमंग मतलब नर जनन अंग और जायांग मतलब स्त्री जनन अंग, दोनों पाए जाते हैं तो इसलिए द्विलिंगी फ्लावर कहते हैं या फिर बाइसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं, ठीक है। जैसे होता है गुड़हल, एक गुड़हल का ही फूल बना है तो गुड़हल हो गया या फिर सरसों हो गया, ठीक है। तो क्या है, ये जो चीज़ है ये आपका बाइसेक्सुअल है, ठीक है, यानी द्विलिंगी पुष्प है। इसी प्रकार जिन पुष्पों में या तो पुमंग मतलब या तो नर जनन अंग और या तो स्त्री जनन अंग यानी जायांग होता है, वे एक लिंगी या फिर कह सकते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहलाते हैं, ठीक है। जैसे तरबूज हो गया, पपीता हो गया। तो जो पुष्प होंगे एक एक या तो फिर हम जायांग पाया जाए या तो पुमंग पाया जाए। तो अगर जायांग पाया जाता है या पुमंग पाया जाता है केवल, ठीक है, तो उससे हम बोल देंगे एक लिंगी। अगर दोनों किसी पुष्प में दोनों पाए जाते हैं, जायांग और पुमंग दोनों पाए जाते हैं, तो उसे बोल देंगे हम बाइसेक्सुअल या फिर बोल सकते हैं द्विलिंगी पुष्प, ठीक है। तो आपको इस पूरा डिटेल वीडियो समझ में आया होगा। इसके आगे जो हम पढ़ेंगे उसको पढ़ेंगे हम, जैसे निषेचन कैसे होता है, बीज कैसे बनता है, फल कैसे बनता है, उसके बारे में, ठीक है। तो निषेचन का प्रक्रिया प्रोसेस जो है उसको हम आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए यदि इस वीडियो को अच्छा लगा तो हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद दोस्तों।